रोज़ रोज़ 11th और 12th का सिलेबस जिस तरीके से चेंज हो रहा है, अब रोज़ उसको दिखाना पड़ रहा है। तो 12th के सिलेबस में आज हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चेंज हुआ है, या फिर 11th की तरह सिर्फ एक दो टॉपिक को हटा दिया गया है। तो पूरे मैथ्स को, 12th के मैथ्स को पढ़ने के लिए हमें सिलेबस का ज्ञान होना ज़रूरी है। आज हम लोग पहले देखेंगे कि इसमें सिलेबस में क्या क्या चीज़ दिया हुआ है और क्या क्या चीज़ हम लोगों को पढ़ना है, कहाँ से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस को टॉपिक वाइज देख लेते हैं। फर्स्ट है रिलेशंस एंड फंक्शंस, दूसरा है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तीसरा मैट्रिक्सेस, फोर्थ डिटरमिनेंट, फिफ्थ जो हमारा 5वां चैप्टर है वो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, 5वां एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। अब हमारा ये जो टॉपिक दिया हुआ है ये सब हम लोगों को पढ़ना है। ये 6 टॉपिक मैथ्स के फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में ये 6 टॉपिक पढ़ना है। सेकेंड पार्ट जो है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, बाकी साइड बुक आप आर डी शर्मा ले लो, RS अग्रवाल ले लो या और भी कोई बुक ले लो, सब में ये सारा सिलेबस को एक साथ शो किया गया है। 7th टॉपिक है इंटीग्रेशन, 8वां एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स या एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, दोनों एक ही है, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन। नेक्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद वेक्टर अलजेब्रा, 3D ज्योमेट्री, लीनियर प्रोग्रामिंग और सबसे लास्ट है प्रोबेबिलिटी। अगर हम इसको 11th से 12th में कनेक्ट करें तो केवल एक ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म या डिफरेंशियल टर्म, 3D ज्योमेट्री एंड प्रोबेबिलिटी, बस ये 4 टॉपिक जो है मेरा वो 11th से जुड़ा हुआ है। डिफिनीशन के रूप में हम देख सकते हैं तो रिलेशन फंक्शन का भी कुछ टॉपिक मिल जाएगा, बट यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिलेशन एंड टाइप्स ऑफ फंक्शन के कारण ये पूरा टॉपिक चेंज हो जाता है। अब हम लोग इसको हिंदी में एक बार देख लेते हैं, फिर मैं एक एक करके बताऊंगा ये कि मैथ्स के किस पार्ट का है। सबसे फर्स्ट संबंध एवं फलन, ये 11th में भी है, वहाँ पर केवल डिफिनीशन है एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स। यहाँ पर है प्रतिलोम, त्रिकोणमितीय फलन, तीसरा मैट्रिक्स हिंदी आव्यूह, डिटरमिनेंट सारणिक, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी सातत्यता एवं अवकलनीयता, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स अवकलज के अनुप्रयोग। मैं केवल सिलेबस बता रहा हूँ इसलिए मैं अभी सिर्फ नाम बोल रहा हूँ, बाकी फिर मैं इसके टॉपिक्स को बताऊँगा। इंटीग्रेशन समाकलन, इंटीग्रेशन समाकलन,
नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स या एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन। यहाँ पर है कि घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल, या हम लोग इसको ये कह सकते हैं कि समाकलन के अनुप्रयोग, समाकलन के अनुप्रयोग या घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल। एरिया बिटवीन कर्व्स भी कह सकते हैं, एरिया बिटवीन लाइन एंड कर्व्स भी कह सकते हैं, एरिया बिटवीन लाइन टू लाइंस भी कह सकते हैं। तो ये केवल बाउंडेड रीजन का एरिया हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकलन समीकरण, वेक्टर अलजेब्रा, इसको कहिएगा सदिश बीजगणित, 3D ज्योमेट्री, त्रिविमीय ज्यामिति, लीनियर प्रोग्रामिंग, रैखिक कार्यक्रम और प्रोबेबिलिटी, ये हो गया हमारा प्रायिकता। अब मैथ के किस सेक्शन से किस टॉपिक को लिया गया है एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन जो है ये सेट्स से लिया गया है। कहीं कहीं पर इसे बताया जाता है कि ये अलजेब्रा का पार्ट है, बट हम लोग जब इसको इंटरमीडिएट के बाद पढ़ते हैं तो ये हमारे सेट्स का पार्ट है। सेट्स एक बुक है जिसमें आप पढ़िएगा, तो सेट्स सेकेंड वन रिलेशन एंड फंक्शन, तो ये हमारा टॉपिक हो गया कहाँ से, सेट्स का। ये टॉपिक है ट्रिगो का, ये टॉपिक कहाँ का है, ट्रिगो का। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, ये दोनों टॉपिक है अलजेब्रा का। ये पार्ट किसका है, ये अलजेब्रिक मैथ्स है। अब यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जो आप पढ़ते हैं, ये जो आप पार्ट्स देख रहे हैं, कंटिन्यूटी से लेकर के डिफरेंशियल इक्वेशन तक, 1 2 3 4 5, ये पांचों टॉपिक हमारा हो गया किसका, कैलकुलस का, जिसके बारे में मैंने 11th के क्लास में बताया था कि ये आपको अबाउट 40 मार्क्स का ये टॉपिक है फाइनल एग्ज़ाम के 12th में। बच्चे इसे बहुत सीरियस नहीं लेते हैं क्लास 11th में, जिसके कारण उन लोगों को क्लास 12th में प्रॉब्लम होता है। बट अगर वो थोड़ा सा कैलकुलस का बेसिक कंसेप्ट समझ लें, लिमिट समझ लें, कंटिन्यूटी समझ लें, चेन रूल को समझ लें, तो ये आपको समझने में और आसानी होगा। बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, बट क्या है कि हम इसको जब तक चेन वाइज नहीं समझेंगे, जब तक इसको स्टेप वाइज नहीं समझेंगे, तब तक कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी से लेकर के डिफरेंशियल इक्वेशन तक समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। डोंट वरी, जब हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे तो और इसको एक्सप्लेन करके मैं बताऊंगा। वेक्टर अलजेब्रा ये एक अलग सेक्शन है जिसको हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। फिजिक्स में आप लोग स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ पढ़े होंगे, तो इसको हम लोग वेक्टर के रूप में केवल पढ़ेंगे। स्केलर टर्म एक दो डिफिनीशन है, बाकी और इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ वेक्टर का कंसेप्ट है यहाँ पर। ये ज्योमेट्रिकल पार्ट है, लीनियर प्रोग्रामिंग। एक्चुअल में लीनियर प्रोग्रामिंग जो है वो क्लास 11th के लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर का एडवांस्ड फॉर्म है। वहाँ पर हम लोग केवल ग्राफ पर हमें इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है। यहाँ पर उसी इक्वेशन को या इनइक्वालिटीज़ को एक ग्राफ पर मुझे दिखाना पड़ता है कि वो कहाँ तक है, क्यों है, कौन सा हमारा कॉर्नर्स है, कौन सा हमारा कॉमन एरिया है, कौन सा हमारा फिजिबल रीजन है, कौन सा बियॉन्ड रीजन है। एंड लास्ट वन प्रोबेबिलिटी, बहुत आसान टॉपिक है। तो हम लोग अब अगर यहाँ पर फोकस करें या फिर इसको सिलेबस में बांटें, तो स्टार्ट हम लोग कहाँ से करते हैं, रिलेशन फंक्शन से। पूरे रिलेशन फंक्शंस में टाइप्स ऑफ रिलेशन एंड टाइप्स ऑफ फंक्शन को पढ़ेंगे, हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा। यहाँ से हम लोग स्टेप वाइज, टॉपिक वाइज कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। अगले वीडियोज़ में मैं अब आपका 12th का क्लास भी शुरू कर दूँगा। आप लोग इसे देखते रहें और अपने क्लास में अपने सिलेबस को कवर करते रहें, पूरे मन से इसकी तैयारी करें। जहाँ भी आपका प्रॉब्लम होगा, जिस क्वेश्चन में भी डाउट है, जहाँ पर भी नहीं समझ में आ रहा है, आप कमेंट सेक्शंस में लिखें। हम अपने वीकेंड पर, दैट मीन्स संडे को, मैं उसकी पूरी तैयारी आप ही करवाऊँगा। टोटल डाउट्स को, जितने भी टॉपिक्स यहाँ पर हैं,
अगर इन टॉपिक्स को हम लोग क्लास 11-12 में ही पढ़ते जाएंगे तो हमारा 12th के बाद का जो बहुत प्रॉब्लम होता है कि हम बीटेक में गए, हम अलग इंजीनियरिंग क्लासेस को ज्वाइन किया, अलग कोचिंग को ज्वाइन किया, वहाँ पर फिर से इस सारे टॉपिक्स को हम लोग पढ़ेंगे, बड़े इंजीनियर बनेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन भाई बेसिक्स तो पता होना चाहिए ना। अगर हमारा बेसिक्स ही क्लियर नहीं है तो हम लोग आगे बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि स्टेप वाइज बेसिक्स को क्लियर करेंगे इस क्लास में, और बेसिक्स अगर समझ में आ जाएगा तो आगे बहुत आसान हो जाएगा। आप बीटेक का क्लास भी लो, या अगर आपके कजन्स पढ़ते होंगे तो वहाँ पर आप उनसे पूछिएगा कि 11-12 में अगर वो स्टेप वाइज पढ़े होते, अगर वो टॉपिक वाइज क्लियर कर लिए होते, अगर किसी भी कंसेप्ट को वो नहीं छोड़े होते और उनको बताने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म रहता जहाँ पर वो अपने क्वेश्चंस को रखते, फिर उसको सॉल्व करवाते। बहुत सारे बच्चे तो पूछ भी नहीं पाते हैं कि अगर हम ये सर से पूछते हैं तो वो क्या सोचेंगे, तो उनके लिए भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आप मैसेज टाइप कर दो, आपको कौन पहचानने वाला है। जो क्वेश्चन नहीं आता आप मैसेज में लिख दो कि सर ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा क्लियर करवा दीजिए, इस टॉपिक में मुझे दिक्कत आ रही है। तो मैं उसमें से देखूंगा जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम आएगा मैं उसे पहले सॉल्व कर दूंगा। सिलेबस अपने हिसाब से चलते रहेगा, बट अगर आपको बीच में कहीं और भी कुछ पूछना है तो आप उसमें से पूछ सकते हैं, कहीं से भी कुछ भी जो आपको लगे कि ये मेरे लिए बहुत कठिन है, सर इस टॉपिक को और क्लियर तरीके से आप बता दें, तो मैं उसे और अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करूँगा। और निश्चित रूप से ये आपको हेल्प करेगा बहुत आगे जाने में। केवल आप घर पर कम से कम 3 से 4 घंटा मैथ्स को रिवीजन करिए और उसे सॉल्व कीजिए। जो पीछे का टॉपिक्स पढ़ाया गया है, आप हमसे पढ़ रहे हों या फिर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हों, जहाँ पर भी आप पढ़ रहे हों, आप रेगुलर बेसिस पे से पढ़ो और अपने टॉपिक्स को क्लियर करो, तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। बाकी हम लोग मिलते रहेंगे और आपके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहेंगे। थैंक यू।